ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? अभी आपकी क्लास वहीं से रिज्यूम होगी जहाँ से एंड हुई थी, राइट? सो ये हम ऑब्जर्वेटरी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स के लिए और स्पेस रिसर्च के लिए एंड ऑल्सो टू बोल्स्टर इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी, ये मेस ऑब्जर्वेटरी लद्दाख में सेटअप की गई है। ये एशिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है और पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे इसको रखा गया है। इट इज डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विद सपोर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद एंड अदर इंडियन इंडस्ट्रीज। तो सिंपल इसको बनाने का जो काम किया वो किया है काम, दैट इज बार्क, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। दिस इज ऑल्सो PSU, दिस टू आर PSU, that is public sector undertakings या public sector enterprises, means government companies है ये, government owned companies है, means 51% stake इसमें government का, 49 प्राइवेट प्लेयर का है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इन दोनों में काम किया है साथ में मिलकर। It will help scientific community to enhance its understanding in the fields of astrophysics, fundamental physics, particle acceleration mechanisms। तो ये जो है आपको एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में हेल्प करेगा, ऑल्सो फंडामेंटल फिजिक्स में हेल्प करेगा, जहाँ पे आप पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना चाहते हैं। सो ये हाई एनर्जी की आपकी जो गामा रेज है उनको यहाँ पे यूज करेगा। इट विल कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड मोस्ट एनर्जेटिक फिनोमिना इन द यूनिवर्स। तो सिंपल सुपरनोवा, ब्लैक होल्स एंड गामा रे वर्स के ऊपर ये ऑब्जर्वेटरी काम करेगी, जिसके ऊपर अभी बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रही हैं। सो अब इसमें एक और पॉइंट लिखा है कि ये जो है दैट इज आपकी ऑब्जर्वेटरी, इट प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल नॉट ओनली इन द एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च, बट ये आगे चलकर सपोर्ट करेगा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लद्दाख। तो लद्दाख जो कि बहुत समय से आइसोलेटेड रीजन था, रिमोट रीजन था, यहाँ पे अगर ये ऑब्जर्वेटरी लगाई जाती है तो यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक आपके जो पैरामीटर्स है उसमें भी ये डेवलप करेगा, मतलब सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा आपके लद्दाख रीजन का। इससे पहले ही कोई और इन्होंने ऑब्जर्वेटरी लगाई थी, ये तो आपका ऑब्जर्वेटरी फॉर द टेलीस्कोप एक इन्होंने लगाई है, आई थिंक उसके लिए स्पेसशिप के लिए, क्योंकि स्पेसशिप में अगर हम बात करें, स्पेसशिप का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जैसे लद्दाख है, लद्दाख एक आइसोलेटेड रीजन है, राइट? यहाँ पे देयर इज प्रॉब्लम विद ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है क्योंकि दिस इज हाई एल्टीट्यूड रीजन। तो पहली बात क्या है, ये कैसे सिमिलर है विद आपका एक टाइप से आपके स्पेस से कैसे सिमिलर है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी बनाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लैब बनाया जाएगा जहाँ पे जितने भी आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको रखा जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स की जो है यहाँ पे ट्रेनिंग की जाएगी, राइट? जीरो ग्रेविटी में आपको कैसे काम करना है, ऑल्सो आपको हाई एल्टीट्यूड पे कैसे काम करना है। सो उसके लिए उन्होंने कहा कि लद्दाख एक अच्छा रीजन है जहाँ पे आप ऑब्जर्वेटरीज को बना सकते हैं, क्योंकि खाली एरिया है, राइट? यहाँ पे कोई ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे अगर आप किसी ऑब्जर्वेटरी को रखते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी ज्यादातर जो इनपुट डाल रही है स्पेस रिसर्च के लिए वो लद्दाख में ही यहाँ पे किया जा रहा है। सो ये एक नई ऑब्जर्वेटरी लगाई गई। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मालाबार। एक्सरसाइज मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल अगर आप देखें तो कई बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मालाबार दैट इज एनहांसिंग एंगेजमेंट, कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इनके इसमें लोगो में लिख रखा है। सो रिसेंटली नेवल फ्लीट एक्सरसाइज मालाबार 2024 was flagged off at the ईस्टर्न नेवल कमांड। तो भारत का जो ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम में, वहां पे ये नेवल एक्सरसाइज, नेवी की जो एक्सरसाइज है यहाँ पे कंप्लीट की गई मालाबार। अबाउट मालाबार एक्सरसाइज, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1992। इट इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस नेवी। तो अगर हम बात करें इस नेवी की एक्सरसाइज की, तो ये वर्ष 1992 से शुरू की गई है, 1992 से ये काम कर रही है। और ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब
दो देशों के बीच में है। अब मल्टीलेटरल होती है तो मल्टीपल नेशंस के बीच में, इंडिया एंड यूएस नेवी के बीच में। फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज इट वाज हेल्ड इन दी बे ऑफ बंगाल दैट टुक प्लेस इन 2007। तो मालाबार एक्सरसाइज पहली बार बंगाल की खाड़ी में हुई 2007 में, राइट। और इट वाज एक्सपेंडेड एज ट्राइलेटरल फॉर्मेट विद इंक्लूजन ऑफ जापान। तो ट्राइलेटरल कब बनी है, तीन देशों के बीच में कब हुई, जब जापान को 2015 में इस एक्सरसाइज में ऐड कर लिया गया। तो पहले ये बायलेटरल थी, देन इट बिकेम ट्राइलेटरल। 2020 में ऑस्ट्रेलियन जो नेवी है उसने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया, जब से ये क्वाड्रिलेटरल होगी, मींस क्वाड मींस 4 कंट्रीज इसका पार्ट बन गई। तो पहले इंडिया एंड यूएस नेवी, देन जापान इंक्लूड हुआ 2015 में, 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी इसका पार्ट बनी, क्वाड्रिलेटरल हो गया। इट टेक्स प्लेस एनुअली इन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशंस अल्टरनेटिवली। तो ये हर साल अगर आप देखें तो एक्सरसाइज होती है मालाबार नेवल एक्सरसाइज, और एनुअली होती है। अब इसमें अल्टरनेट ये लोकेशन रखते हैं, या तो इंडियन ओशन में होगी या फिर पैसिफिक ओशन में होगी, अल्टरनेटिवली। अगर एक साल इंडियन ओशन में तो नेक्स्ट टाइम पैसिफिक ओशन में होती है। दिस एक्सरसाइज एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया से लेके पैसिफिक रीजन, मतलब इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक रीजन तक जितने भी आपके कॉपरेशन है, इन सभी की सभी कंट्रीज के बीच में एक टाइप से अपनी मध्यस्थता बनी रहनी चाहिए, अपने जो संबंध है वो ठीक रहने चाहिए, और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, इस रीजन में सुरक्षा भी बनी रहनी चाहिए। उसके लिए इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है नेवीज के बीच में। मालाबार विल फोकस ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो मालाबार सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर ही, कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी के ऊपर ही नहीं है, अदर एक्टिविटीज के ऊपर भी ये काम करती है। दैट इज एनहांसिंग कॉपरेशन, ऑपरेशन कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग डिस्कशन ऑन स्पेशल ऑपरेशन, सरफेस एयर एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर थ्रू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो अलग अलग कंट्री के आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आते हैं, चाहे वो आपके सरफेस या फिर सिंपल समझिए जो कि इन्फेंट्री है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। तो इसमें सभी कंट्रीज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो हैं एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम ऑपरेशन सच एज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और जितने भी आपके एयर डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं सी के ऊपर, एंड एम्फेसिस ऑन इंप्रूविंग सिचुएशनल अवेयरनेस इन द मैरीटाइम डोमेन। तो समुद्री क्षेत्रों में जहाँ पे भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, मतलब जहाँ पे सबमरीन एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, ऑल्सो एयर डिफेंस के ऊपर भी यहाँ पे एक टाइप से एक्सरसाइज ड्रिल की जाती है, और सिचुएशन के हिसाब से आपको कैसे कहाँ पे अपना काम करना है, कैसे अवेयर रहना, उसके लिए भी यहाँ पे एक्सरसाइज की जाती है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज जो है अपने अपने जो स्ट्रेटेजिक अपनी स्ट्रेटेजी है उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो एक्सरसाइज विल फीचर पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मल्टीपर्पज फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट। तो जितने भी आपके पास आपकी सेना के पास जितने भी डिफरेंट टाइप के हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज हैं, या जितने भी आपके पास सबमरीन्स है, वो सारी की सारी यहाँ पे शोकेस की जाती है। मतलब आप इसमें शक्ति प्रदर्शन करते हैं, आप पावर डिस्प्ले करते हैं कि आपकी कंट्री कितना ज्यादा अच्छा काम कर रही है मिलिट्री के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर आज हाथ नहीं टिक रहा, हर एक चीज गिर रही है हाथ से, तीसरी बार चौथी बार हो गई। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज द लार्जेस्ट सेंचुरी लोकेटेड इन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो सिंपल, ये जो आपकी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सबसे बड़ी सेंचुरी है बिहार की, और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इट इज नेशनल इन दी विंध्याचल हिल रेंज। तो विंध्याचल की पहाड़ियों के पास ये स्थित है। सेंचुरी फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट कैचमेंट टू द कैब, सोन एंड दुर्गावती रिवर सिस्टम। तो ये इन नदियों के बीच का पार्ट है, कनेक्टेड विद दिस चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यूपी की, उसके साथ भी अटैच्ड है। बाकी इसमें एक संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना लैंडस्केप मध्य प्रदेश, और सारे के सारे जो ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वेजिटेशन क्या है यहाँ पे? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस मतलब यहाँ पे ट्रॉपिकल भी है, एरिया ड्राई रहता है। डेसिडियस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ट्रीज हैं दे सेल देयर लीव्स ट्वाइस अ ईयर। साल में 2 बार पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं, एक स्प्रिंग में एक ऑटम में। और फाउना की अगर बात करें तो यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, इंडियन लेपर्ड्स हैं यहाँ पे, इंडियन बुल्स, स्लोथ बेयर, सांबर, डेयर, चीतल,
सो ये सारी की सारी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। नील गाय एंड 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, राइट, 4 सिंग वाला एक यहाँ पे हिरन भी पाया जाता है। सो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। यहाँ पे जामुन है, टीक है, साल है। सो ट्रीज के बारे में भी है। सो दिस इज कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार और विंध्याचल की पहाड़ियों के साथ है। एक डंकी है, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है ये, और ये गुजरात में है, राइट। यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, हलारी डंकी, हलारी डंकी। इट इज एंडेंजर्ड। So endangered Halari donkeys native to Halar region of Gujarat are considered to be intelligent animals which work closely with the human beings। ये कह रहे हैं कि एक endangered species है हलारी donkeys। ये देखा जाए तो हलार रीजन है गुजरात का, वहां पर ये नेटिव है। नेटिव मीन्स वहां के स्वदेशी हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि दे आर सो इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर वेरी कीन टू वर्क विद ह्यूमंस। बहुत क्लोजली ये इंसानों के साथ काम करते हैं, मतलब इंसानों की बातें समझ जाते हैं। जिस हिसाब से अगर इनमें देखा जाए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है इनमें, सो इंटेलिजेंट ह्यूमंस, सो इंटेलिजेंट एनिमल्स इनको माना जाता है। हलारी डंकी, हलार रीजन ऑफ गुजरात, स्पेशली फाउंड इन द सेमी एरिड लैंडस्केप ऑफ जामनगर एंड द्वारका। तो गुजरात का जो द्वारका क्षेत्र है और जो जामनगर क्षेत्र है, दिस इज सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब क्या है? दिस इज हाफ ड्राइड। सो दिस इज सेमी एरिड का मतलब होता है अर्ध शुष्क, मतलब सूखा क्षेत्र है, बट दिस इज सेमी ड्राई। मींस ड्राइनेस भी है बट दिस इज सेमी ड्राई, मींस यहाँ पे बारिश भी होती रहती है। बट टोटली एरिड रीजन अगर हम बात करें तो वो राजस्थान रीजन आएगा। सो अपीयरेंस क्या है? व्हाइट कलर के होते हैं, लार्जर एंड मोर रेजिलिएंट देन दी अदर डंकी ब्रीड्स। तो अदर डंकी ब्रीड से थोड़े बड़े साइज के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। दे आर सोशल एनिमल्स, form close bond with people supporting them for transport need। तो सिंपल सी बात है, ज्यादातर ये ह्यूमंस के साथ जुड़े रहते हैं, सोशल एनिमल है और इनका क्लोज बॉन्ड है विद पीपल। ज्यादा ट्रांसपोर्ट नीड्स के लिए इसको यूज किया जाता है। सो कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, दीज आर कंसीडर्ड एंडेंजर्ड। सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ द हलारी डंकी नंबर्स टू फ्यूअर देन 500। तो 500 से कम इनकी अभी प्रजातियां बची हुई हैं। दिस वाज अबाउट हलारी डंकी। एंडेंजर्ड स्पीसीज है गुजरात की, हलार रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। न्यूज में क्यों है? क्योंकि 8 ईयर जो ओल्ड टाइगर था उसकी यहाँ पे बॉडी पाई गई बॉर्डर पे। अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है उसके बॉर्डर पे एक 8 साल का जो टाइगर था, बाघ था, उसकी यहाँ पे डेड बॉडी पाई गई। सो 8 ईयर ओल्ड टाइगर वॉज फाउंड ऑन द बॉर्डर ऑफ अमनगढ़। सो कहाँ पे अमनगढ़? इट इज सिचुएटेड इन दी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ही है ये स्थित आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इट एनकम्पासेस एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9500 हेक्टेयर इक्विवेलेंट टू 19 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे 9500 हेक्टेयर एरिया इसको दिया गया टाइगर रिजर्व को, और ये बिल्कुल आपके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास स्थित है। इट इज क्रूशियल कॉरिडोर फॉर एशियाटिक एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड वेरियस अदर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। तो ये जो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, दिस इज वेरी नियर टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड इट इज ऑल्सो अ क्रूशियल कॉरिडोर फॉर एशियाटिक एलिफेंट। तो जो आपके एशियाई हाथी हैं, टाइगर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉरिडोर है। मींस यहाँ से ये एक्सचेंज करते हैं रास्ता, मतलब अमनगढ़ से कभी कॉर्बेट चले गए, कॉर्बेट से कभी यहाँ अमनगढ़ में आ गए। It was originally part of the Jim Corbett National Park, and after the state of Uttarakhand was carved out of the Uttar Pradesh, Jim Corbett went to Uttarakhand and Amangarh remained in Uttar Pradesh। तो ये कह रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बाइफर्केशन हुआ है, उनको अलग अलग किया गया है, तब से जो आपका ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, पहले ये कॉर्बेट नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पार्ट था, बट लेटर ऑन दे वर बाइफर्केटेड। और वैसे ही अमनगढ़ अब उत्तर प्रदेश में रह गया और दूसरा उत्तराखंड में चला गया। वेजिटेशन क्या है इस टाइगर रिजर्व में? ज्यादातर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। इट इज अ वेटलैंड एंड डेंस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे घने जंगल हैं, वेटलैंड एरिया है, मींस यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं। ग्रासलैंड है मींस बहुत सारे यहाँ पे आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे। ऑल्सो मैमल्स की बात करें तो यहाँ पे टाइगर है, एलिफेंट है, स्वैम्प डियर है, सांबर है, चीतल है एंड कक्कड़, लंगूर, स्लोथ, बेयर, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे आपके पास मैमल्स हैं। नेक्स्ट हॉर्नबिल यहाँ पे पाया जाता है, रेड जंगल फाउल, पी फाउल, बंगाल फ्लोरिकन, फिशिंग ईगल, ये सारी की सारी प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। रेप्टाइल्स की अगर बात करें, मॉनिटर लिजर्ड, टर्टल एंड पाइथन। सो यहाँ पे ये स्पीसीज पूरी की पूरी पाई जाती है अमनगढ़ टाइगर
रिजर्व में। व्हाट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या है ये? दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। सो आपका आजकल ओला इलेक्ट्रिक जो है उसके स्कूटर बहुत ज्यादा आग पकड़ जा रहे हैं ना, तो उस करके बहुत दिक्कत हो रही है, तो लोगों ने इसके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर दिया है कि हमसे 1.5 लाख रुपए लेते हैं, बाद में चलते चलते स्कूटर में आग लग जाती है। सो उसके लिए इन्होंने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने अपना एक ऐसे कदम उठाया है। सो ओला इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर recently received and show cause notice from the Central Consumer Protection Authority for alleged violation of consumer rights, misleading advertisements and unfair trade practices। तो कह रहे जो ओला इलेक्ट्रिक एक कंपनी है और ये टू व्हीलर को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनको एक शो कॉज नोटिस भेजा गया है कि क्या कारण है, कारण बताओ नोटिस, सिंपल कि कारण बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन्होंने कहा है कि आपने उपभोक्ता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है, कंज्यूमर राइट्स के साथ। ऑल्सो आपने लोगों को मिसलीड किया है एडवर्टीजमेंट से कि बहुत अच्छा है, लंबा चलेगा, है ना, इफेक्टिव है, आपको बार बार इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब एक टाइप से अनफेयर हो रहे हैं आप लोगों के साथ, अनुचित व्यवहार कर रहे हैं और व्यापार का ये जो तकनीक है अच्छी नहीं है। सो उसके लिए उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। अबाउट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये कौन सी अथॉरिटी है? सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज नोटिफाइड ऑन अगस्त 9, 2019 एंड केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 20, 2020। सिंपल कह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये नोटिफाई किया गया था, उसके बाद एक्चुअल में जो काम करना इसने शुरू किया वो किया है जुलाई 20, 2020 से। इट रिप्लेसेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको रिप्लेस करके नया जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो जुलाई 20, 2020 से काम करना उसने शुरू किया है। अब इसमें कुछ एक आपके प्रोविजंस है एक्ट में, और ये जुलाई 2020 के जो आपका चेंज किया गया, रिप्लेस किया गया, तो अब इसमें नए प्रोविजंस आए, नए प्रावधान आए हैं। इसका मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। आपने उपभोक्ता के जितने भी अधिकार हैं, कंज्यूमर के जितने भी अधिकार हैं, उनको एक टाइप से प्रोटेक्ट करना है। क्रैकिंग डाउन ऑन अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दैट आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड कंज्यूमर। तो जनता और या फिर आप कह सकते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता या कस्टमर को जहां पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का शिकार बनाया जाता है, मिसलीड किया जाता है, और जो कि उनके इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, राइट, तो उसको आपने कंज्यूमर को उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनके पास क्या क्या अधिकार हैं? सीसीपीए के पास, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये जितने भी आपके अधिकार हैं उनको एनफोर्स करवाते हैं, राइट, और प्रिवेंट करते हैं वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो कस्टमर्स के जो अधिकार हैं उनके साथ अवहेलना ना हो, उसको ये इंश्योर करते हैं। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने का काम करते हैं, और जो भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है उनके ऊपर ये एक्शन लेते हैं। सो सिंपल ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर ये केस इन्होंने किया है अभी, और इनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग से आप क्या समझते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, दैट इज मशीन लर्निंग। और 2024 में नोबेल प्राइज जो दिया गया है फिजिक्स में, ये दिया ही गया है सिंपल एआई को या फिर मशीन लर्निंग के लिए। सो 2024 Nobel Prize in Physics has been awarded to John Hopfield and Geoffrey Hinton for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural network। ये कह रहे दो व्यक्ति हैं जिनको 2024 में नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में, और उनके नाम देख रहे हैं सामने, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने एक फाउंडेशनल डिस्कवरी की है, ऐसी डिस्कवरी जिससे जो आपकी मशीन लर्निंग है उसको आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका एक मीम मैंने अभी रिसेंटली देखा था। एक लेडी थी जिनको काफी टाइम से शी इज पैरालाइज्ड। उनके हेड के ऊपर उन्होंने क्या कर रखा, जैसे मान लीजिए दिस इज द हेड, यहाँ पे उन्होंने एक चिप लगाई,
और चिप के साथ उन्होंने कंप्यूटर को यहाँ पे जोड़ दिया, राइट। यहाँ पे कंप्यूटर को उन्होंने जोड़ दिया। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है कि इसका जो न्यूरल नेटवर्क है दैट चिप इज कनेक्टेड टू दिस कंप्यूटर। अब जो भी आप उससे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या कर रखा था कि सामने व्यक्ति है उससे सवाल पूछ रहा है, और ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये क्या कर रहा है कि उसका जो फेस एक्सप्रेशन है और जो ट्राई कर रहे थे कि फाइंड आउट करें, तो जो उसके फेस एक्सप्रेशन से उसके हिसाब से सामने एक एआई टूल था, मतलब एक जैसे हमारे पास सीरी होता है, एलेक्सा होता है, वैसे एक एआई टूल था, उसके एक्सप्रेशन को वो एब्जॉर्ब कर रहा था और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वहां पे कुछ आंसर दे रहा था। जैसे उसने पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, और उस थोड़ा सा स्माइल कर रही थी, एंड देन वहां पे सामने आ रहा था कि फाइन, और उसमें वैसे ही रिप्लाई करके कि पूरे के पूरे उन्होंने आंसर दिए। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है कि एक ऐसी ह्यूमन दिमाग के बीच में चिप इंस्टॉल की जा सके जिससे इंसान को पढ़ा जा सकता है, राइट। जो बात नहीं कर सकते, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो चीजें भी उस न्यूरल चिप से पता लग जाएंगी। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और ये कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग से इनेबल कर दिया जाएगा। मशीन लर्निंग इज सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मल्टीपल डाटा प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। जैसे आपने घिबली देखा, घिबली इंटरनेट कर दिया मैंने, इंटरनेट हो गया, ये तो इंटरनेट नहीं था। अभी घिबली कर रहा, घिबली में कहता है पिक्चर अपलोड कर रहे हैं आप, पिक्चर आपकी सारी उठा ली किसने, चैट जीपीटी ने। अब आपकी जो पिक्चर्स हैं उन्हीं को वो आगे यूज करेंगे, मतलब आपकी पिक्चर, रियल पिक्चर को नहीं, बट आपकी घिबली को यूज करेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या है, मशीन लर्निंग इज जस्ट एक लैंग्वेज जहाँ पे क्या किया जा रहा है, डाटा दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, या फिर आपके जितने भी गूगल वगैरह पे जितना डाटा है, ये डाटा को उठाया जाता है। और मैंने आपको पहले समझाया था, अगर जिन्होंने मेरी क्लास लगाई होगी साइंस एंड टेक की, कि मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं मशीन लर्निंग के थ्रू या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बेस्ट ढाबा इन जलंधर, तो भी बहुत सारे आपके पास जस्ट डायल है, GoDaddy है, जो कि रेटिंग करते हैं। आप गूगल रेट भी करते हैं, रिव्यूज भी देते हैं ना, उन रिव्यूज के आधार पर आपके पास मल्टीपल ढाबास की लिस्ट आ जाएगी। सो दैट इज मशीन क्या कर रही है, लर्न कहां से कर रही है, फ्रॉम ऑलरेडी प्रेजेंट डाटा, उसी डाटा को उठा रही है, उसके हिसाब से आपको बता रही है कि दीज आर दी बेस्ट। अब उसमें आपके पास साइट्स भी बहुत सारी है, जो पेड साइट होगी जिसने गूगल को पैसा दिया होगा वो सबसे पहले आपको दिखा देगा, भले ही जाके वहां पे दाल मखनी, सिर्फ दाल ही हो, मखनी ना हो, है ना। सो यहाँ पे देखिए आप, दिस इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग है क्या? मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है, बेस्ड ऑन बिल्डिंग कंप्यूटर सिस्टम दैट लर्न फ्रॉम डाटा। ये कहते हैं कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाए जाएं जिसमें अगर आप देखें तो जो डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी डाटा से ये आपके कंप्यूटर सिस्टम लर्न करे एंड देन आपको रिजल्ट दे, राइट। Machine learning allows computer system to continuously adjust and enhance themselves as they accrue more experiences. तो मशीन लर्निंग का जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें आप कंप्यूटर सिस्टम से ये चाहते हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट करे। एडजस्ट कैसे करे? जितने भी मल्टीपल टाइप के आपके पास न्यूज आ रही है, मल्टीपल टाइप के जितना भी डाटा आ रहा है, उसको एनहांस करे, एडजस्ट करे और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वही डाटा आपको रेप्लिकेट करके दे। फॉर एग्जाम्पल, अब घिबली चल पड़ा, राइट, जैसे ट्रेंडिंग में गाने आ जाते हैं, तो ये कंप्यूटर सिस्टम चाहता है कि जो भी चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, जो सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो मान लीजिए इलेक्शन चल पड़े तो पंजाब के इलेक्शन प्रॉपर आपको रिजल्ट करके दे, तो ये चाहता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम जो है ऑलरेडी प्रेजेंट डाटा को स्टडी करे और उसी डाटा को स्टडी करके आपको कस्टमर तक पहुंचाए, राइट। सो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर ट्रेन्ड टू फाइंड रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स इन डाटा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन लिखा आपने, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, है ना, उसमें आपको सिंपल इलेक्शन सिस्टम की वीडियोस निकाल के दे रहा है। आपने पूछा इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, तो ये इसको बताना चाहिए कि दो टाइप के इलेक्शन है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे भी दो टाइप के इलेक्शन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऐसे मतलब पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के डाटा को एनालाइज करके, ऐसे नहीं कि फॉल्स रिजल्ट दे, राइट। सो यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा एज इनपुट, जो आपके पास ऑलरेडी डाटा हिस्टोरिकल डाटा है, पुराना डाटा है, उसको इनपुट ले। These algorithms can make predictions and classify information, cluster data points, reduce dimensions and even generate new content. सिंपल कह रहे हैं कि आपको जो पुराना डाटा उसको इनपुट लेना है, मतलब उसी को आपने एंट्री मानना है। फिर ये जो एल्गोरिथम्स है इसमें आपको प्रेडिक्शंस लगाने हैं, मतलब एक टाइप से आपको इसमें
अंदाजा लगाना है कि आपका कस्टमर, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एलेक्सा से सवाल पूछते हैं तो वो भी आपसे पहले थोड़ा समय सोचती है, फिर आपको बताता है सिस्टम। देन क्लासीफाई करना इन्फॉर्मेशन को, कि आप इलेक्शन अगर किसी बात की बात कर रहे हैं तो आप इलेक्शन पूछ कौन सा रहे हैं, इंडिया का इलेक्शन पूछ, सिंपल आपने क्लिक किया उसको वॉइस ओवर कमांड को, आपने बोला इलेक्शन, तो इलेक्शन का आपको क्या लेके आता है। अब इलेक्शन में भी क्लासीफाई करना पड़ेगा कि वो आप इंडिया का इलेक्शन पूछ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का इलेक्शन पूछ रहे हैं, या यूएस का इलेक्शन पूछ रहे हैं, तो क्लासीफाई करें। देन जो क्लस्टर है डाटा पॉइंट्स उनको इकट्ठा करें, डायमेंशंस को देखें, एंड या अगर पॉसिबल हो तो न्यू डाटा या फिर न्यू कंटेंट यहाँ पे जनरेट करके दे। एग्जांपल्स ऑफ द लेटर नोन एज जनरेटिव एआई, इसको जनरेटिव एआई कहते हैं। ओपन एआई दैट इज चैट जीपीटी, एंथ्रोपोनिक्स, क्लाउड एंड गिटहब कोपायलट। तो ये जितने भी यहाँ पे नाम है जनरेटिव एआई, आपको हर एक चीज जनरेट करके देता है। चैट जीपीटी तो सारे यूज कर रहे हैं आजकल, और गिटहब है आपके पास, एंथ्रोपोनिक क्लाउड है। सो दीज आर दी थिंग्स। ट्रेनिंग एआई, सो एमएल दैट इज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑफन डिमांड्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाई क्वालिटी डाटा। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग करनी है मशीन लर्निंग के लिए तो उसके लिए यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी डाटा टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे जितने भी साइट्स हैं, जितना भी डाटा है ऑन इंटरनेट, उस सारे को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर जाके आप हाई क्वालिटी आंसर दे सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन क्या है, इसको आप वाइडली यूज कर सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स मीन्स आपके जितने भी ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब है। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज, मल्टीपल टाइप्स की न्यूज हैं, और रिकमेंडेशन इंजन्स टू सजेस्ट कंटेंट बेस्ड ऑन कस्टमर्स पास्ट बिहेवियर। वही पास्ट बिहेवियर, हाउ वाज योर फूड एट छाबड़ा ढाबा, ये छाबड़ा स्वीट्स आ जाता है ना सामने, आपसे पूछता है आपका गूगल मैप। सो सिंपल सी बात है कि ये मशीन लर्निंग को यूज कर रहे हैं, और मशीन लर्निंग के लिए उन्होंने एक नया फाउंडेशनल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए उन्होंने अभी डाटा बनाने की बात की है। सो नोबेल प्राइज इनको दिया गया। नेक्स्ट है माउंट धौलागिरी। माउंट धौलागिरी, इट इज द 7th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है, दैट इज माउंट धौलागिरी, 7th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इट हैज एलिवेशन ऑफ 8167 मीटर। इसकी जो एलिवेशन है, इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, दैट इज 8167 मीटर्स, लगभग 26,795 इसकी हाइट है फीट में। धौलागिरी हिमालय माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट सेंट्रल नेपाल, पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज। तो ये आपका जो वेस्ट सेंट्रल नेपाल है, पश्चिमी मध्य नेपाल है, वहां पे ये स्थित है। इसका नाम है धौलागिरी हिमालय माउंटेन, और ये हिमालयन रेंज में पड़ता है। इट इज वन ऑफ दी 8,000ers, मतलब 8,000 से ऊपर वाली जो आपकी हाइट है माउंटेन्स की, उसमें से एक है ये। और पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 14 ऐसे माउंटेन्स हैं, 14 ऐसे माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट 8,000 से ऊपर है, इसलिए इसको कहते हैं 8,000ers, और उसी का ये, उस कैटेगरी का ये पार्ट है। अब अगर हम बात करें, धौलागिरी का मतलब होता है व्हाइट माउंटेन इन संस्कृत, एंड इट इज नोन फॉर स्नोई पीक्स एंड ग्लेशियर्स। तो संस्कृत के हिसाब से इसको सफेद पर्वत भी कहते हैं धौलागिरी का मतलब, और इसमें ज्यादातर आपके बर्फ है एंड ग्लेशियर्स हैं। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन लोकेटेड इंटायरली विद इन नेपाल। तो नेपाल में अगर हम बात करें पूरे नेपाल में, तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन लोकेटेड इंटायरली इन द नेपाल। आपका दूसरा जो है एवरेस्ट, वो चाइना एंड नेपाल के बीच में। तो ये प्रॉपरली पूरे का पूरा नेपाल में स्थित है। It extends about 120 किलोमीटर from the काली गंडकी रिवर to the भेरी रिवर in the west। तो ये काली गंडकी और भेरी रिवर के से लगभग 120 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। It is also the highest mountain of the गंडकी रिवर। तो काली गंडकी जो है सबसे बड़ी एक कैनियन है, यहाँ पे गोर्ज है जहाँ पे हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म हम कर रहे हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म में आएगा। रिवर जो है वो कैनियंस या गोर्ज भी बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा गहरी खाई जो है वो काली गंडकी की है, लगभग 27,000 समथिंग मीटर्स है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग माउंटेन टू क्लाइंब ड्यू टू इट्स डिफिकल्ट टेरेन एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर। तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण आपको लगेगा ये पर्वत अगर आप इसकी चढ़ाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो टेरेन है, यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और यहाँ पे वेदर कंडीशंस भी बार बार चेंज होती रहती है। First successful expedition to Mount Dholagiri was led by Swiss climber Max Eslin। तो मैक्स एस्लिन ने पहली बार 1960 में इस पहाड़ की चढ़ाई की थी, मतलब पूरी की थी। सो मुश्किल है, ये सामने पिक्चर दे रखा है, कैसे चढ़ेंगे, इतना शार्प है, करवाया हुआ है,
कब हुआ है ये हो गया था आपका धोलागिरी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनकी एक एसोसिएशन है, उनका एक खुद का एसोसिएशन है, और इसमें आपके मोदी जी ने कहा है कि हम इसमें जो हमारी मित्रता है उसको और ज्यादा गहरा करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर is set to strengthen India's strategic ties with Southeast Asia as he heads to Vientiane, Laos for the 21st ASEAN India Summit। तो 2024 में 21वीं आसियान इंडिया शिखर वार्ता हुई, शिखर सम्मेलन हुआ है ना। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा जो आसियान नेशन के साथ या फिर साउथ ईस्ट एशियन के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो हमारे रणनीति है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। तो उसके लिए ये वहां पे लाओस में गए। लाओस एक कंट्री है आपकी जो कि कहां पे है? साउथ ईस्ट एशिया में। सो अबाउट आसियान, सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो जो आपकी 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और इंडिया भी इसका पार्ट है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड। तो बैंकॉक थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई, इसको एस्टेब्लिश किया गया और यहाँ पे साइन भी किया गया था। और इस जो डॉक्यूमेंट साइन किया उसका नाम था आसियान डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन। सो कभी भी एग्जाम में आया कि बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, तो इट इज रिलेटेड टू आसियान, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। It aims to promote economic and security cooperation among its 10 members। तो मेन जो इनका काम है, ये चाहते हैं कि जो आपका आसियान रीजन है यहाँ पे आर्थिक और आपका जो सुरक्षा, आर्थिकता को भी बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ाया जाए और सुरक्षा को भी बढ़ाया जा सके इन 10 मेंबर्स के बीच में। अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो फाउंडिंग मेंबर मतलब जिन्होंने स्थापना की है, स्टार्टिंग में जिन्होंने इसको बनाया है, that is Indonesia, Malaysia, Philippines and Singapore and Thailand। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, these are the founding members। ब्रुनेई ने इसको ज्वाइन किया था 1984 में, वियतनाम ज्वाइंड इन 1995, लाओस एंड म्यांमार इन 1997 एंड कंबोडिया इन 1999। सो रिसेंट जो है कंबोडिया इसका मेंबर बना है। सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो सेक्रेटरीट इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, इसका सेक्रेटरीट है। सो दिस इज आसियान, और इसलिए भारत से मोदी जी गए हैं ताकि इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। हाँ जी, सो यहाँ तक आसियान है। आसियान में बहुत सारे आपके इंडिया के कॉपरेशन चलते रहते हैं, चाहे सिक्योरिटी का चाहे इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट आपके पास है एप्समार, दैट इज एक टाइप से आपकी एक्सरसाइज है, ये भी नेवल की एक्सरसाइज है। पहली आई आपके पास मालाबार के बाद में वी हैव एप्समार, दैट इज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उनके बीच में एक्सरसाइज होती है। सो इंडियन नेवीज फ्रंटलाइन स्टेल्थ ब्रिगेड आईएनएस तलवार arrived at Simonstown, South Africa to participate in the 8th edition of एप्समार। सो 8th टाइम ये एक्सरसाइज हुई है नेवी की, जहां पे भारत की जो नेवी है उसका आईएनएस तलवार यहाँ पे अराइव मतलब पहुंचा साउथ अफ्रीका में इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए। तो आईएनएस तलवार जो था वो स्टेल्थ फ्रिगेट है जो कि इस एक्सरसाइज में पहुंचा है साउथ अफ्रीका में। अब ये एक्सरसाइज है क्या, उसके बारे में दे रखा है। इट इज a joint multinational maritime exercise along with India, Brazil and South Africa। So ये multinational या फिर कह सकते हैं trilateral exercise है between India, Brazil and South Africa। मेन काम क्या है? Enhance interoperability, strengthen cohesion between the three navies। Broad concept is blue water naval warfare। और किस किस एरिया को कवर करना चाहते हैं? सरफेस एंड एंटी एयर वॉरफेयर। सिंपल इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल
ब्राजील में कोई इशू हो तो इंडिया हेल्प करेगा, इंडिया में कोई इशू होगा तो साउथ अफ्रीका हेल्प करेगा। तो ये तीनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इंटरऑपरेबल मींस अगर इनके सी में, इनके टेरिटरी में अगर कोई ऐसा इशू होता है तो ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। दूसरा, इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक टाइप से अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं अपने रिश्तों को। ऑल्सो ये जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो है आपका ब्लू वाटर नेवल वॉरफेयर, मतलब अगर ब्लू वाटर के ऊपर कभी भी कोई नेवी का अगर ऐसा युद्ध होता है तो एक दूसरे की हेल्प की जाएगी, चाहे वो सरफेस पे हो, चाहे वो लैंड के ऊपर हो, चाहे एंटी एयर का हो। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रोफेशनल एक्सचेंज किया जाता है, मतलब प्रोफेशनलिज्म को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, अपना अपना जो इनका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जाता है। डैमेज कंट्रोल एंड फायर फाइटिंग ड्रिल्स की जाती है ताकि कम से कम डैमेज हो, कम से कम नुकसान हो। और फायर फाइटिंग ड्रिल्स का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को अपने कर्तव्य दिखाते हैं, अपने अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ यहाँ पे शोकेस करते हैं कि आपको सर्च एंड सीजर कैसे करना है, क्रॉस बॉर्डर अगर कोई ऐसा इशू आता तो क्या करेंगे, एविएशन सेफ्टी मतलब एयर अटैक होता तो क्या करना चाहिए। तो एक दूसरे को ये यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म को भी शेयर करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को भी शेयर करते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी यहाँ पे शोकेस की जाती है। ये बिल्ला है, बिल्ला, दैट इज कैरकल। ये बहुत फास्ट है, ये उछल के बहुत सारे शिकार कर लेता है, राइट। सो दिस इज कैरकल। अच्छा लग रहा है ना, जंगली है, घर पे भागने वाला नहीं है ये। सो दिस इज कैरकल, है ना, ऐसे ही। गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैरकल, दैट इज हैनेटारो ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर इन द चढ़वा रखाल रीजन ऑफ कच्छ विद अ बजट एलोकेशन ऑफ 10 करोड़। तो गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कैरकल स्पीसीज है इसके लिए एक स्पेशल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा, दैट इज चढ़वा रखाल रीजन ऑफ कच्छ में इसके लिए एक ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। टोटल बजट की जो इन्होंने बात की दैट इज 10 करोड़। तो 10 करोड़ इन्होंने इस पे बात की है कि 10 करोड़ रुपए से उसमें ये आपका कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। अब ये क्या है, एक नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जो कि रात के समय ज्यादा एक्टिव रहती है, दिन में सोए रहते हैं, मतलब दिन में ये शिकार नहीं करते, दिन में रेस्ट करते हैं, रात में ये एक्टिव रहते हैं। ट्रेडिशनली इट इज बीन वैल्यूड फॉर इट्स लेथननेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू कैच बर्ड्स। तो ज्यादातर इसको अगर हम देखें परंपरागत रूप से लोग इसकी वैल्यू क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है, ये बर्ड्स को उछल के मतलब फ्लाइट में ही पकड़ लेता है, उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेता है, शिकार कर लेता है, तो शिकारी तगड़ा है। नेक्स्ट, इंडिया में इसको कहा जाता है सिया घोष या पर्शियन नेम जो है इसका दैट इज ब्लैक ईयर। तो इंडियन नेम है इसका सिया घोष और पर्शियन नेम है ब्लैक ईयर। टिपिकली अबंडेंट, ये ज्यादातर क्या करता है अपना, जब भी इसने जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी प्रेग्नेंट है ये अगर फीमेल इसका प्रजाति, तो वो क्या करता है कि ज्यादातर जो यंग आपके डेंस होते हैं, मैटरनल डेंस, तो उस डेंस में अपने बच्चों को वहां पे रखते हैं जहाँ पे हाई वेजिटेशन हो, मतलब डेंस फॉरेस्ट में छिपा के रखते हैं। दे लिव इन स्मॉल हर्ड्स, शाई एंड इल्यूसिव नेचर मेक्स देम डिफिकल्ट टू स्पॉट इन द वाइल्ड। तो ज्यादातर ये छोटे छोटे झुंड में चलते हैं और इनका शाई नेचर है, शर्माते हैं, इल्यूसिव नेचर है, छुप के रहने का इनका थोड़ा सा एक नेचर है, और ये ज्यादातर मुश्किल होता है इनको स्पॉट करना, इनको ढूंढना। हैबिटेट, दे लिव इन द वुडलैंड्स, सवाना एंड स्क्रब फॉरेस्ट। तो जहाँ पे ज्यादातर घास के मैदान होते हैं, स्क्रब रीजन होता है जहाँ, वहां पे ज्यादातर ये पाए जाते हैं। एंड राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये इनके 3 एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादातर आपको कैरकल देखने को मिलेगा। मालवा प्लेटी, अरावली हिल्स या बुंदेलखंड, सिंपल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां पर ज्यादा ये पाया जाता है। स्टेटस की अगर हम बात करें, सो IUCN में लीस्ट कंसर्न है, मतलब इसकी तादाद काफी अच्छी है, तो इसमें कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है, मतलब इनकी पॉपुलेशन में कोई भी थ्रेट नहीं आया अभी तक। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के थ्रू ये भी प्रोटेक्टेड है, मतलब इनका भी शिकार अलाउड नहीं है, ना इनको कोई ऐसा थ्रेट कर सकते हैं। INS निर्देशक, बस 5 मिनट्स फिर मैं कर देता हूं इसको ओवर। INS निर्देशक, so recently Garden Rich Shipbuilder and Engineers, that is GRSE, ये भी एक ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और किसके अंडर चलता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक कंपनी है जिसका नाम है GRSE, ये ज्यादातर
शिप्स बनाते हैं, और किसके लिए? आर्मी के लिए शिप बनाते हैं, नेवी के लिए शिप बनाते हैं। सो इन्होंने एक नया शिप बनाया जिसका नाम है आईएनएस निर्देशक फॉर इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने एक नया शिप बना के दिया, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इट इज अ सेकंड सीरीज ऑफ 4 सर्वे वेसल्स लार्ज बीइंग बिल्ट बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये कह रहे हैं कि ये सेकंड सीरीज में है जहां पे सर्वे के लिए, सर्वे मतलब निगरानी के लिए इसको बनाया गया है, और ये बड़े साइज का है। जहां पे सामने पिक्चर भी है, सर्वे वेसल आईएनएस निर्देशक। 8 अक्टूबर 2024 को इसको इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया गया, और 8 अक्टूबर को ही इंडियन नेवी डे होता है। उस दिन इसको उनको एक ऐसे गिफ्ट किया गया कि आप इसे यूज करिए, राइट। इसका भार टोटल जो है दैट इज वेट दैट इज 3400 टन, 18 नॉट की स्पीड से चल सकता है। ओवरऑल लेंथ 110 मीटर्स है। मरीन डीजल इंजन है combined with fixed pitch propellers, integrated construction technology. So simple, this is for survey. Indigenous content है 80% जो है ये भारत में ही बनाया गया है, जो इसका कॉस्ट है वो भी लगभग भारत से ही पूरा किया गया है। So rice fortification 4-10 होने दो। राइस फोर्टिफिकेशन, सिंपल राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? किसी भी फूड में अगर आप एक्स्ट्रा कुछ एक न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जब आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डालते हैं किसी भी टाइप के फूड में, ग्रेन्स में, उसे आप फोर्टिफिकेशन कहते हैं। सो यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2020 present and in its present form until दिसंबर 2028। तो जो भी डिपो में राशन जा रहा है, जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू लोग कवर होते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपका फोर्टिफाइड फूड है जिसमें फोर्टिफिकेशन की गई है, जहाँ पे एडिशन की गई है कुछ एक न्यूट्रिएंट्स में, तो ये एक्सटेंड कर दिया गया है इसकी डेट को। इन्होंने कहा है कि इसको दिसंबर 2028 तक आपने फोर्टिफाइड फूड जो है या राइस जो है सारी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना है। अब फोर्टिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे फोर्टिफाइड राइस कर्नल का मतलब है कि एक्स्ट्रा इसमें राइस में आपको एडिशन करनी पड़ती है कुछ एक न्यूट्रिएंट्स की। और ये न्यूट्रिएंट कौन से हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, तो ये इसमें ऐड किया जाता है। नॉर्मल राइस में भी सिंपल मिक्सिंग कैसे की जाती है? मिक्सिंग 1 kg ऑफ FRK विद 100 kg ऑफ कस्टम मेड राइस। तो 1 किलो जो है FRK ऐड किया जाता है 100 kg राइस के साथ। हाँ जी, ब्राउन अलग है, ब्राउन राइस की एक अलग ही वैरायटी है, बट जो आपका नॉर्मल राइस है ना उसमें ऐड किया जाता है। नॉर्मल राइस में आप देखिए 100 kg जो नॉर्मल राइस है उसमें 1 किलो राइस का दैट इज फोर्टिफाइड राइस कर्नल ऐड किया जाएगा। और जहां पे राइस मिल होती है वहां पे ये सारी एक्टिविटी की जाती है। फोर्टिफाइड राइस इज नियरली आइडेंटिकल टू ट्रेडिशनल राइस। तो फोर्टिफाइड राइस जो है, जो आपके नॉर्मल राइस होते हैं, लगभग ट्रेडिशनली वैसा ही होता है, टेस्ट भी वैसा है, खुशबू भी वैसी है, एंड इसका टेक्सचर भी वैसा रहेगा, राइट। और प्रोसेस जो है ज्यादातर मिल्स पे की जाती है, जब भी मिलिंग की जाती है राइस की, जब राइस को प्रोसेस किया जाता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है, कल्चरली एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है, मतलब देखा जाए संस्कृति के हिसाब से तो अच्छा है, इससे कोई भी आपको ऐसी इशू नहीं होता। क्यों? क्योंकि उल्टा माइक्रो न्यूट्रिएंट ही जो आपकी बॉडी में कम पाए जाते हैं उनको बढ़ाया जाता है, राइट, विद पर कैपिटा राइस कंजम्पशन। इसमें 2 प्रोसेस है, पहले के प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, पहले फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स को बनाया जाता है, दूसरे में इसको ब्लेंड किया जाता है। पहले FRK बनाइए, फिर FRK को उसके साथ मिक्स कर दीजिए। तो ये 2 प्रोसेसेस यहाँ पे चलती हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, जो आपके पास अवेलेबल है इसी को आप अभी इसको पढ़िए। PDF आपको इसकी मिल जाएगी जब कंप्लीट हो जाएगा सारा। लगभग हमने 85 तक कर लिया है। नेक्स्ट हम कल भी आपकी क्लास है तो कल करेंगे, देन उससे नेक्स्ट डे फ्राइडे सैटरडे। अभी कितना है? आज थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे को भी होगा आपके क्लास। अभी बहुत है इसमें, 120 तक है स्लाइड्स, अभी और बढ़ेगी ये। 1 मंथ में लगभग 300 प्लस आपके होते हैं। हाँ, MCQ भी और आपके टॉपिक्स भी वैसे बन जाते हैं, बट उसमें से भी कुछ एक हम वही सिलेक्ट कर रहे हैं जो पूछा जा सकता है एग्जाम के अकॉर्डिंग ना। बाकी बहुत सारी चीजें इसमें फालतू की है, बट हमने सिर्फ वही देखनी है जो कि आपसे पूछी जा सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे साइंस एंड टेक की है, डिफेंस की है,